चलो आज हम बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सुनो, याद कीजिए, जब अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था तो क्या बोला था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। वैसे ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी किसका पार्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। क्लियर है? लेकिन 1932 में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को भी क्या कर दिया बेटा? अलग कर दिया। तो पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसका पार्ट था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आज के दिन ये एक सेपरेट लॉ है। क्लियर है? चलिए, अब सवाल ये उठा कि सर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया? मनसूरी आप यहाँ पे आ जाओ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया बेटा 1932 में। ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ भाई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। डेट अंडरलाइन करना बेटा, 1 अक्टूबर 1932 को। कब आया? 1 अक्टूबर 1932 को। कब आया? 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन ध्यान से बेटा, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 69। वो पता है कब आया? 1 अक्टूबर 1933 को। दोबारा बोल रहा हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1 अक्टूबर 1932 को। और इसका एक सेक्शन है 69, वो कब आया? 1 अक्टूबर 1933 को। अब समझो बेटा, सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 हैज़ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल द अदर लॉज ऑफ इंडिया। मतलब कल के दिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 69 का किसी भी लॉ के साथ कलेश हुआ, सुनेंगे किसकी? 69 की। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की सुनेंगे और किसी लॉ की नहीं सुनेंगे। पता है 69 में क्या लिखा हुआ है? 69 सेज दैट पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। 69 क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। ये किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 69 में। क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, सेक्शन 69 कब आया? 1 अक्टूबर 1933 को आया। क्लियर है? तो 69 सेक्शन जो है, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसी भी लॉ के ऊपर। हर एक लॉ में ऐसा लिखा हुआ है किसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट पार्टनरशिप ऐसा बोलता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो बोलता है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे, एज पर सेंट्रल लॉ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, वेयर एज महाराष्ट्र स्टेट ने अपना लॉ बना रखा और वो क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फॉर्म का कंपलसरी है। याद रहेगा, ये कहीं पे नोट के फॉर्म में लिख लो कि महाराष्ट्र के अंदर में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? कंपलसरी है। वैसे सेंट्रल लॉ ने कभी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं बोला है। क्लियर? ये हम पहला लाइन पढ़ रहे हैं। चलो लास्ट टाइम एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1 अक्टूबर 1932 को। इसका सेक्शन 69 कब आया? 1 अक्टूबर 1933 को। और इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी ये सेक्शन ये बोलता है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोलता है रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो वो स्टेट लॉ है। स्टेट लॉ कभी भी सेंट्रल लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब हम बात करेंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? देखिए आपके नोट्स में सेक्शन 4 करके लिखा हुआ है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान सुनिएगा। पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशन है। किस टाइप का रिलेशन है? बिटवीन पर्सन। किसके बीच में रिलेशनशिप है? ये पर्सन्स के बीच में। कौन से पर्सन? तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। तो पार्टनरशिप क्या है बेटा? रिलेशन है पर्सन के बीच में। फॉर व्हाट? for doing the business, for doing the business, for doing the business, and that business is run by all the partners or any of them acting for all. समझो बेटा, हमने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा कि जो पार्टनरशिप है
ये क्या है बेटा? रिलेशन। किसके बीच में? पर्सन के बीच में। अब ये पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। सर किस चीज का रिलेशन है? बिजनेस का। किसका रिलेशन है? बिजनेस का। दो बातें यहां पे, बिजनेस को ऑल पार्टनर चलाएंगे या फिर इनके बिहाफ में, एनी वन। ध्यान से, ये एनी वन पार्टनर्स में से ही कोई होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ए, बी एंड सी, इन तीनों का पार्टनरशिप है, करेक्ट है। अब ये तीनों मिलके बिजनेस को चलाएंगे या इन तीनों के बिहाफ में इन तीनों में से कोई एक, बाहर वाला नहीं होगा। या तो ए चलाएगा, या तो बी चलाएगा, या तो सी चलाएगा। डी नहीं चला सकता क्योंकि डी आउटसाइडर है। तो याद रहेगा, बिजनेस चलाएगा ऑल पार्टनर्स या एनी ऑफ देम। क्लियर है? बस कंडीशन याद रखना है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा ना बेटा, ये आपस में शेयर करेंगे। क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे। शेयर करने की दो बातें होती है। अगर डीड बना हुआ है, मतलब इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, तो एज पर डीड, एज पर डीड। और अगर डीड नहीं है, डीड बेटा नहीं है, तो इक्वल। याद रहेगा, डीड नहीं है तो इक्वल। क्लियर है? तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन। किसके बीच में? पर्सन के बीच में। कौन से पर्सन? आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल या बोथ। किस टाइप का रिलेशन है? किस चीज का रिलेशन है? बिजनेस का। बिजनेस को सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे या उन्हीं पार्टनर में से कोई एक, और उसके प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? शेयर। डीड होगा तो एज पर डीड, और अगर डीड नहीं होता इक्वली। इतना रट्टा हो गया? चलो लास्ट टाइम बोलो। पार्टनरशिप इज द बिटवीन हुम? कौन से पर्सन? नेचुरल और आर्टिफिशियल। फॉर व्हाट? फॉर डूइंग द बिजनेस विच आर कैरिड बाय पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम। एनी वन ऑफ देम किस लिए बिजनेस कर रहे हैं? शेयरिंग द प्रॉफिट। कैसे? अगर डीड होगा तो नहीं है तो कोई दिक्कत? चलो अब हम इसका फीचर्स पढ़ेंगे। व्हाट आर द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? देखिए आपके नोट्स में लिखा है मैंने, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पहले कुछ चीजें कट करवा रहा हूं, उसको कट करो। आपके नोट्स में सेक्शन 239 करके लिखा हुआ है, कट कर दीजिए उसको। सेक्शन, हाँ 239 कट कर दीजिए। क्लियर? चलिए अब आ रहे हैं बेटा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला फीचर है बेटा पार्टनरशिप का, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर क्या है बेटा? टू और मोर पर्सन। ओ भाई पहले पार्टनरशिप चैप्टर निकालो। पार्टनरशिप चैप्टर में सेक्शन 4 देखो, सेक्शन 4 के नीचे 239 है। नालायक। सुनो, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहला है बेटा एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। कितने लोग होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा। सिंगल पर्सन का कभी पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं। एसोसिएशन होना चाहिए टू और मोर पर्सन का। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। ध्यान से बेटा, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है, करेक्ट है। अब ये लॉ को मैं भंगार लॉ बोलता हूं, पता है क्यों? इस लॉ में ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट में भी ओरल और राइटिंग। एग्रीमेंट में भी सबसे इंडिया का दुखद लॉ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटन। सवाल मुझे ये नहीं समझ में आता इंडियन गवर्नमेंट इसको चेंज क्यों नहीं करती। ओरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे प्रूव करूं? ओरल पार्टनरशिप डीड कैसे प्रूव करूं? पता है लॉ मेकर ने क्या बोला? अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल है हम उसको डीड नहीं बोलेंगे, और रिटन है तो क्या बोलेंगे? डीड। समझ में आया? ओरल है तो उसको हम डीड नहीं बोलेंगे, लेकिन एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं हो सकता, ठीक है। बुक्स में बेटा लिखा हुआ है ओरल, लेकिन इसको समझना है राइटिंग। समझना क्या है? राइटिंग। बिकॉज किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए बेटा? एविडेंस। और ओरल बातों का कोई एविडेंस नहीं होता, रिटन चीजों का क्या होता है? एविडेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा बिजनेस। बहुत ध्यान से समझना बिजनेस, इसके ऊपर केस स्टडी आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? पहले आप बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? धंधा। मुझे पता था ये लड़का यही बोलेगा, धंधा। मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि यही बोलेगा, धंधा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धंधा? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। चलो सुनो, मैं जो काम कर रहा हूं वो बिजनेस है? नहीं, सर्विस है ना। मैं जो काम कर रहा हूं बिजनेस है क्या?
मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, क्या ये बिजनेस है? प्रोफेशनल सर्विस है। ध्यान सुनो बेटा, इंडिया में 3 कंसेप्ट है, एक होता है बिजनेस, एक होता है वोकेशन और एक होता है प्रोफेशन। बिजनेस प्योरली प्रॉफिट के लिए होता है, प्योरली जिस इंसान के अंदर में सिर्फ प्रॉफिट कमाने की भूख है वो बिजनेस है। शार्क टैंक देखा है? नॉन प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं। मान ले तू इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर समझते हो? एक ऐसा बंदा जो पहली बार मार्केट में आ रहा है, पहली बार मार्केट में आ रहा है। आपने देखा होगा शार्क टैंक में जितने भी वहाँ पे लोग बैठे हुए ना, वो तभी इन्वेस्ट करते जब उनको प्रॉफिट दिखेगा। धंधा है तो भाई प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस का मतलब ही क्या है? प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन? जब कोई इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करता है, पेट पालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, वीरू ने एक ऑटो खरीदा, खुद चलाता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, इट इज कॉल्ड वोकेशन। लेकिन वीरू ने क्या देखा कि भैया एक ऑटो चलाने से मुझे दिन का 300 रुपये 500 रुपये बचता है, अगर मैं ड्राइवर रख लूँ, ड्राइवर को 200 दूंगा तो भी 300 बचेगा। 15 ऑटो और खरीद लिए इसने, क्या 15 के 15 खुद चलाएगा? अब इसको अपने वोकेशन में सिर्फ लालच किसकी दिखी? प्रॉफिट की। ना उसने धंधा ओपन किया है। क्या ओपन किया है? याद रहेगा, सिंपल। बिजनेस का मतलब ही है प्रॉफिट होगा तो बिजनेस है, अदरवाइज बिजनेस है ही नहीं। करेक्ट है? और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जब नॉलेज बेच के खाते हैं। मैं क्या बेच के खा रहा हूँ? नॉलेज। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशन। क्या मैं इसको वोकेशन बोलूँ? जीने के लिए खा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वोकेशन की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। वोकेशन की डेफिनेशन में फार्मिंग आ सकता है। क्यों? एग्रीकल्चर करके जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो लोग वोकेशन बोल सकते हैं, लेकिन मैं वोकेशन नहीं बोल सकता क्योंकि मैं नॉलेज सेल करके खाता हूँ। याद रहेगा? तो बिजनेस का मतलब क्या है बेटा? प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। करेक्ट है? अब सुनो, बिजनेस को प्रूफ कैसे करें कि सर इट इज अ बिजनेस? प्रूफ कैसे करें इट इज अ बिजनेस? अब 2 चीज मैं एक साथ समझा रहा हूं बेटा। हमारे पार्टनरशिप के एक्ट में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बिजनेस और उस बिजनेस का, अब ये दोनों चीज मैं एक साथ समझा रहा हूं। पहले उससे पहले एक सवाल है। एक केस हुआ था कॉक्स वर्सेस हिकमैन। कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में एक सवाल उठा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग इज अ पार्टनरशिप? क्या एवरी प्रॉफिट शेयरिंग इज अ पार्टनरशिप? क्या हर एक प्रॉफिट शेयर करने वाले को बोलेंगे ये पार्टनरशिप है? लॉ मेकर ने बोला नो, एवरी प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ पार्टनरशिप। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। मान लो कुशल किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है और आज वो मर गया, आज वो मर गया। अब इसकी स्पाउस को उस पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट मिल रहा है। पार्टनर नहीं है वो, क्या मिल रहा है? मुझे बताओ, क्या उसकी स्पाउस पार्टनर मानी जाएगी? देखा जाए वो प्रॉफिट तो शेयर कर रही है लेकिन वो पार्टनर नहीं मानी जाएगी। क्यों? पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। याद रहेगा? दूसरा एग्जांपल देता हूं बेटा। जब कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, तो वहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज ए रेम्युनरेशन देती है। जैसे परसेंटेज लिखा हुआ 11%, कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 11% क्या बांटती है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन, मतलब डायरेक्टर को, एमडी को, मैनेजर को, उन लोगों को सैलरी किस में से देती है? प्रॉफिट का 11%। प्रॉफिट का देखा जाए मैनेजर ही प्रॉफिट शेयर कर रहा है, डायरेक्टर भी प्रॉफिट शेयर कर रहा है, एमडी भी प्रॉफिट शेयर कर रहा है। क्या मैनेजर, डायरेक्टर, एमडी को पार्टनर बोलेंगे? नहीं। तो करक्स क्या निकला? एवरी प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ पार्टनरशिप। ठीक है? चलो अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना। अब उस एग्जांपल में मैं बिजनेस ही बताऊंगा और प्रॉफिट ही बताऊंगा। एक दिन कुशल मेरे पास आया, ठीक है? एग्जांपल ध्यान सुनना। कुशल आज मेरे पास आया, बोलता अमित सर पैसा दो। ठीक है? अपन एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला कितना चाहिए? बोला सर ज़्यादा नहीं, फिलहाल के लिए 2 लाख दो। मैंने आज इसको 2 लाख दिए। ठीक है? 2 लाख दिए और इसने अपना बिजनेस, मैंने बोला मैं कुछ इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तू बिजनेस खड़ा कर, बाकी प्रॉफिट बाद में सोचेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसने बोला ठीक है सर, हम बिजनेस खड़ा करेंगे। तो इसने 2 लाख रुपए आज लिए। 5 दिन बाद दोबारा आता है, अमित सर कम पड़ गए, 2 लाख और दो। मैंने 2 लाख और दे दिए। 10 डेज बाद ये दोबारा आता है, बोलता है अमित सर और कम पड़ रहे हैं, 2 लाख और दो। टोटल अभी तक कितने दे दिए मैंने? 6 लाख रुपए दे दिए। ठीक है? अल्टीमेटली ये 15 जुलाई को मेरे पास आता है, बोलता है अमित सर आज अपने बिजनेस का इनॉग्रेशन है, साथ में लाख रुपए रख लेना। करेक्ट है? अभी तक कितने दे दिए थे मैंने?
6 लाख। और 15 जुलाई को ये मेरे पास आता है, बोलता है अमित सर आज अपने बिजनेस का इनॉग्रेशन है, साथ में 1 लाख रुपए रख लेना। ये अपनी स्विफ्ट कार लेके आया था, करेक्ट है। मुझे कार में बैठाया, सबसे पहले गया कहाँ, एक बर्तन की दुकान पे, वहाँ से कुछ बर्तन परचेज किए, कार के डिक्के में डाला। फिर गया गैस एजेंसी, वहाँ से एक सिलेंडर उठाया और चूल्हा उठाया, करेक्ट है। फिर गया पंडित के घर पे, पंडित को उठाया, ठीक है। सबको लेके कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे इसने धंधा ओपन किया था, करेक्ट है। जो बोर्ड लगा रखा था ना बेटा, इसके ऊपर उसने कपड़े डाल रखे थे, बोला रिबन आप काटोगे तभी आपको पता चलेगा दुकान हमने क्या खोली है, करेक्ट। पूजा हो गया, फिर मैंने रिबन काटा, रिबन जैसे ही काटा बेटा दुकान का नाम पता चला। पता है क्या लिखा हुआ था दुकान के नाम पे, CS चाय वाला, ठीक है। आजकल मार्केट में वही फेमस है ना बेटा, सब अपने दुकान का नाम के आगे डिग्री लगा देते हैं, तो CS चाय वाला, करेक्ट है। इसने धंधा क्या खोला था, चाय की दुकान, कितने में, 7 लाख। 7 लाख रुपए लगा के क्या खोली थी, चाय की दुकान। लेकिन चाय की दुकान देख के मुझे बहुत तसल्ली मिली, क्यों, अच्छा बना रखा था, ठीक है। अब इसने पता है किसको कॉल किया, इसने कॉल किया, मान लो किसका एग्जांपल लूँ, वीरू को कॉल किया। किसको कॉल किया, वीरू को। क्या बोला, वीरू मैंने आज एक धंधा ओपन किया है, आजा, इनॉग्रेशन है। वीरू आया, वीरू को दुकान की चाबी दी और क्या बोला, आज से चाय बना के तू बेचेगा और जो भी प्रॉफिट होगा ना, जो भी कमाएगा तू, उसका 90% मैं लेके जाऊंगा, 10% तुम्हारा। और जो 90% लेके जाऊंगा ना, उसमें मैं और अमित सर 50-40 बांटेंगे, अमित सर को 50 और मेरा 40। कहानी समझ में आई पूरी। धंधा किसने खोला, कुशल ने। मैंने क्या लगाया, पैसा। धंधे को चला कौन रहा है, वीरू। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% कौन रखेगा, वीरू। और 90% किसको देगा, कुशल को। और कुशल फिर उसका 50% किसको देगा, सवाल ये बताइए, जो खिचड़ी बनाई गई है, क्या ये बिजनेस है, क्या ये धंधा है, और क्या ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप तो अपन दोनों के बीच में है, बिजनेस तो ये कर रहा है बेटा। ये बिजनेस सबसे पहली बात तो है ही नहीं, ना ही पार्टनरशिप है। हम एक टाइम के लिए बोल सकते हैं कि ये बिजनेस है, चाय की दुकान खोला, बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है, पैसा पूरा मेरा, मजे नलायक वो ले रहा है 40% का। मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन। और क्या बोला था, पार्टनरशिप तब होगा जब बिजनेस चलाएगा पार्टनर। क्या हम दोनों चला रहे हैं, कौन चला रहा है, वीरू क्या हमारा पार्टनर है। इट इज़ नॉट अ बिजनेस एंड इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। याद रहेगा, समझ में आया नहीं आया, पक्का, क्लियर। चलो अब सोच के बताना अगेन, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है। मैंने और नटवर ने मिल के एक घर किराए पे लिया और उस घर को दोबारा किराए पे चढ़ा दिया, घर को दोबारा किराए पे चढ़ा दिया। मान लो 10,000 में घर किराए पे लिया और 20,000 में किराए पे चढ़ाया, करेक्ट है। अब जिससे 20,000 का रेंट लेता हूँ, सबसे पहले मकान मालिक को उसमें से 10,000 दे देता हूँ, तो फ़ायदा कितना हुआ, किधर, कितने बजे, टाइम चेक करो, चेक करो। बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, तब तक कहाँ जाएगा, अभी बैठ जाओ। चलो, मैंने और नटवर ने मिलके क्या लिया बेटा, घर किराए पे लिया, करेक्ट है। और जो घर हमने किराए पे लिया ना, उस घर को दोबारा किराए पे चढ़ा दिया। तो 20,000 रेंट लेते हैं, 10,000 मालिक को दे देते हैं, 10,000 जो बचता है ना, वो दोनों हम दोनों आपस में बांटते हैं 50-50। 5,000 उसका, 5,000 मेरा। क्या ये पार्टनरशिप है, क्या ये पार्टनरशिप है, नहीं। जो बाद में पढ़ा रहा हूँ ना, अभी वही लेक्चर चल रहा है, तुम चाहो तो 11 बजे निकल जाना, सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया नहीं आया, पक्का याद रहेगा। तो पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए बेटा, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ही बिजनेस होगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो दो बातें प्रूफ हो गई, एवरी बिजनेस इज नॉट अ पार्टनरशिप, एवरी प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ पार्टनरशिप। याद रहेगा, कौन से केस ने बोला था, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। देखिए आपके पेज नंबर 109 पे बिजनेस वर्ड लिखा हुआ है, 109 पेज निकालो, देखो वहां पे लिखा हुआ है बिजनेस।
देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज बी। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? वेयर टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर द इनकम ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी इज नॉट अ बिजनेस, इज नॉट अ बिजनेस, इट जस्ट अ रेंट शेयरिंग। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन। एक बात मुझे बता बेटा, तूने एक एसोसिएशन बनाया, मान लो हम सब लोगों ने मिलकर एक एनजीओ खोला, क्या प्रॉफिट है? नहीं। प्रॉफिट होगा तभी क्या होगा? बिजनेस ना। एनजीओ में कोई प्रॉफिट है? नहीं। रिलीजन में कोई प्रॉफिट है? नहीं ना, तो बोला ये बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए बेटा, नेक्स्ट आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला था? फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनरशिप होगा, लेकिन अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगा। अब ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंने क्या बोला था? डिसाइडेड होगा, डीड में लिखा होगा, एज पर डीड। और अगर डीड नहीं बना हुआ है तो इक्वल, हमेशा इक्वल। ऐसा ही सेम तुमने 12th क्लास में जब अकाउंट्स पढ़ा होगा तो वहां भी यही सेम सीखा होगा। पार्टनरशिप में प्रॉफिट हमेशा कैसे डिसाइड होती है बेटा? इक्वली या फिर एज पर डीड। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे तुम्हें लिखा हुआ है कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस। ये अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको, पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछेगा? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है क्या? बताओ, पार्टनरशिप कैसे पता चलेगा पार्टनरशिप है? बोला कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला, पार्टनर्स होने चाहिए। दूसरा, बिजनेस होना चाहिए। तीसरा, प्रॉफिट होना चाहिए। ये जब तक 3 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इसमें से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है, इज नॉट अ पार्टनरशिप। मान लो पार्टनर है लेकिन बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप किधर है? बिजनेस है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, पार्टनरशिप किधर है? समझ में आया? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ओनली प्रॉफिट इज अ पार्टनरशिप, ओनली बिजनेस इज अ पार्टनरशिप। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या क्या बोलो? बिजनेस, पार्टनरशिप और प्रॉफिट। और एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? बिजनेस को चलाएगा कौन? सारे पार्टनर्स या उनके बिहाफ पे कोई भी एक। क्लियर है? तो देखो बेटा वहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे डाल दिया है, जॉइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी शेयरिंग द प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्निंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनर। बताया था, हम दोनों ने घर किराए पे लिया और रेंट बांट रहे हैं, बोला ये पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, वेयर अ पर्सन हैज लेंट मनी। अच्छा सुनो, कुशल मेरे पास आया, बोला अमित सर कुछ पैसे उधार दोगे क्या? मैंने बोला क्यों? बोला सर मैं बिजनेस ओपन करने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई मुझे पार्टनर बना ले। बोलता नहीं सर पार्टनर तो नहीं बनाऊंगा, आप बस पैसे दो। मैंने बोला ठीक है, पैसे दूंगा लेकिन प्रॉफिट का 30% मेरा। पैसे दूंगा लेकिन प्रॉफिट का 30% मेरा। बताओ क्या हम दोनों पार्टनर हो गए? नहीं, ओनली प्रॉफिट बांट रहे। वही सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है। एक पर्सन ने मनी दिया लेकिन वो क्या ले रहा है बेटा? प्रॉफिट, तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ये तो वही बात होगी ना कि बेटा पैसे देके मैं रिटर्न ले रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट, वेयर अ सर्वेंट। सुनो, कुशल का एक नौकर था रामू काका। कुशल का नौकर क्या था बेटा? रामू काका। कुशल का एक धंधा था। अब कुशल पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, LLB कर रहा है, थोड़ा अपना और भी बिजनेस है, तो वो अपने किराने की दुकान को सही से नहीं चला पा रहा। तो इसने रामू काका को क्या बोलते? रामू काका आज से आप किराने दुकान चलाओ और प्रॉफिट का 30% आपका। क्या रामू काका पार्टनर बन गए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं बेटा? प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बना है। याद रहेगा? नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है विडो और अ चाइल्ड। मान लो कुशल की विडो और कुशल का चाइल्ड। कुशल के मरने के बाद अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है, क्या वो पार्टनर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, वेयर अ पर्सन हैज सोल्ड हिज बिजनेस। सुन बेटा, मैंने अपना धंधा बेचा और जिसको भी बेचा ना, मुझे बताओ धंधा बेचा तो क्या बेचा मैंने? धंधा या गुडविल? गुडविल। धंधा बेचा मतलब क्या बेचा मैंने? गुडविल। अच्छा, गुडविल के बदले मैं क्या पता क्या बोल रहा हूँ? प्रॉफिट का 30% लूंगा। प्रॉफिट का 30% लूंगा। क्या मैं पार्टनर बन गया? बोला नहीं। याद रहेगा? तो इससे 2 फंडा क्या याद रखना है तुम्हें? एवरी बिजनेस इज नॉट अ एवरी प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्लियर है? चलिए
पार्टनर में एस्टॉल तो हो सकती है ना। वो जब तक एग्रीमेंट नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट है लास्ट, बिजनेस को कौन चलाएगा? सारे पार्टनर या पार्टनर के बिहाफ पे कोई भी एक, लेकिन जो एक होगा ना वो अंदर वाला होना चाहिए, बाहर वाला बिल्कुल भी नहीं, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर में से सारे होने चाहिए। याद रहेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को रन करेगा सारे पार्टनर्स या उनके बिहाफ पे कोई भी एक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत जोरदार है। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या होती है? मुझे कुछ याद आ रहा है, आज से सदियों पहले हमने कोई ऐसी बात पे कोई डिस्कशन की थी, कुछ याद आ रहा? पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। हमने कंपनी लॉ में कुछ तो डिस्कशन किया था, इसको याद आ गया पक्का। किसको क्या याद है? कुछ याद आया कंपनी लॉ की बातें? अनलिमिटेड लाइबिलिटी से कुछ तो याद आना चाहिए। क्या याद आया? यही कि पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हाँ बोलो। लिमिटेड एलएलपी की लिमिटेड होती है। याद आ रहा? हमने कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ा था, अनलिमिटेड कंपनी पढ़ा था। एक होता है लिमिटेड कंपनी, एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। कुछ याद आ रहा? अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का डिफरेंस बताया था। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब है पार्टनर्स आर डायरेक्टली लाइबल टू द क्रेडिटर, वेयर एज इन अनलिमिटेड कंपनी मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली लाइबल। कुछ याद आ रहा? पक्का? कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में ऐसे ही चोरी करेंगे, सब ब्लूटूथ लेके जाना, ठीक है? बस क्वेश्चन बोलना, आंसर मैं बोलूँगा। ठीक है, चलेगा। कितना लोगे चलेगा। नालायक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझा? यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड। लिख लो, पार्टनर्स आर डायरेक्टली लाइबल टू द क्रेडिटर। लिखो वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी में लिखो, पार्टनर्स आर डायरेक्टली लाइबल टू द क्रेडिटर। पार्टनर्स आर डायरेक्टली लाइबल टू द क्रेडिटर। पार्टनर्स आर डायरेक्टली लाइबल टू द क्रेडिटर। याद रहेगा? पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या है? पार्टनर अपने पॉकेट से सीधा सीधा पैसा किसको देगा? क्रेडिटर्स को। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर। पार्टनर्स आर द ओनर। याद रहेगा? लास्ट पॉइंट, अटमोस्ट गुड फेथ। ध्यान से बेटा, पार्टनरशिप तभी हो सकता है जब एक दूसरे पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। याद रहेगा? तो पार्टनरशिप में गुड फेथ का होना बहुत ही जरूरी है। चलो फटाफट से रिकैप करो पार्टनरशिप के फीचर्स। पहला, 2 और मोर पर्सन। दूसरा, बिजनेस। तीसरा, प्रॉफिट। चौथा क्या था? बिजनेस होना चाहिए। पांचवा, अटमोस्ट गुड फेथ। और छठा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप का नोट्स है ना? ये लो, इंडियन एविडेंस। नेटवर्क ये लो, एडवांस पेमेंट। चलो यहां तक समझ में आ गया? पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप का फीचर्स बेटा पढ़ लिया, बिजनेस समझ लिया और प्रॉफिट को हमने समझ लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, दो तीन चीजों को समझते हैं। पार्टनरशिप में एक कंसेप्ट आता है, पार्टनरशिप एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप। समझो एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या है। इमेजिन हम सबने मिलके पार्टनरशिप खोला है। हम सबने मिलके क्या खोला है? पार्टनरशिप। तो हम सब क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। करेक्ट है? चलो हम में से कुशल ने 3000 करोड़ का स्कैम करके भाग गया। हमारा पार्टनरशिप, कुशल भी हमारा पार्टनर है, नालायक स्कैम करके भाग गया। अब मुझे बताओ, हमारे क्रेडिटर्स किससे पैसा मांगेंगे? हम लोगों से। इसका मतलब क्या हुआ
कि भैया एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर लाइबल है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? एजेंसी रिलेशनशिप। याद रहेगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की गलती के लिए क्या है बेटा? लाइबल है। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप। आपके पेज नंबर 111 पे मैंने लिख दिया है, एजेंसी रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, यानी एक पार्टनर दूसरे की गलती के लिए लाइबल है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब 2-3 बातें, ये सब बचपन में आपने बहुत पढ़ रखा होगा, पूछता हूं, मुझे बताओ फर्म किसको बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं? चलो 3 नाम दे रहा हूं, बस तीनों का मुझे मीनिंग बता देना। बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, 11th क्लास से तुम लोग ये बातें पढ़ रहे हो। पहला पार्टनर, दूसरा फर्म और तीसरा फर्म नेम। तीनों का मतलब क्या है? पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। फर्म का मतलब जो 2 पार्टनर्स जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसको। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ फर्म। जिस नाम से वो बिजनेस चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फर्म नेम। तो फिर पार्टनर कौन होगा? जिसने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करके एंटर किया उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। क्लियर है? तो यानी पार्टनरशिप फर्म को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ पार्टनरशिप। कब? जब पार्टनर्स एग्रीमेंट करके वहां पे एंटर करेंगे। याद रहेगा? चलिए, अब आपसे एक सवाल है बेटा, इस सवाल का जिसने आंसर दे दिया, एक मान लो एक एबीसी फर्म है और एक बीसीडी फर्म है। एक एबीसी फर्म है और एक बीसीडी फर्म है। ये दोनों फर्म एक साथ कंबाइन कर गई और इन्होंने फर्म बना दिया ABC BCD। मेरा सवाल ये है, 2 फर्म मिलके एक नई पार्टनरशिप फर्म बना सकती है? 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके क्या एक नई पार्टनरशिप फर्म बना सकती है? हाँ, कैसे? कंपनी लॉ पढ़ने के बाद अगर ऐसे आंसर देते हो तो बेटा दिल बाहर आ जाता है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, और जब पर्सन ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो 2 लोग मिलकर काम कैसे करोगे? कुछ बातें समझ में आ रही? पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, वेराज पार्टनरशिप फर्म इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ निम्मो आंटी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, बट लॉ के लिए पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बेटा हमारा इंडियन लॉ यानी कंपनी लॉ और जितना इनकम टैक्स और इंडिया के सारे लॉज, वो नदी की 2 विपरीत धाराएं हैं जो अलग अलग दिशा में बहती है। आपस में इनका संगम बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? इनकम टैक्स टोटली अलग बातें बोलता है, कंपनी लॉ टोटली अलग बातें बोलता है। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनकम टैक्स बोलता है डोमेस्टिक कंपनी, फिरंगी कंपनी। समझा? तो हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स का और इंडिया के किसी भी लॉ का कभी कोई संगम पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों लॉज आपस में अलग अलग बातें बोलती है। याद रहेगा? तो आपसे किसी ने पूछा 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके क्या एक नई पार्टनरशिप फर्म बना सकती है? बोलोगे नहीं। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म लॉ के नजर में पर्सन है ही नहीं। क्लियर है? क्यों नहीं है पर्सन? क्यों नहीं है पर्सन? क्योंकि वो अपने नाम पे नहीं काम करता, उसका अपना खुद का वजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज वीरू वीरू है, अपना वजूद है उसका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का टाटा कंपनी अपने नाम से काम करे, लेकिन कोई पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से काम नहीं करता। किसके नाम से काम करता है? पार्टनर से। इसलिए हम पार्टनरशिप फर्म को पर्सन नहीं बोलते। याद रहेगा? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या इस पार्टनरशिप फर्म का ए और इस पार्टनरशिप फर्म का बी, ये दोनों ने मिलके एक नया फर्म बना दिया, चलेगा? बोला ये चलेगा। यानी 2 पार्टनरशिप फर्म मिलके एक नई पार्टनरशिप बना नहीं सकते, जबकि 2 पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल पार्टनर्स मिलके नई पार्टनरशिप बना सकते हैं। कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है या नहीं? यही बेटा आपके नोट्स पे 111 पेज पे नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करके मैंने लिख दिया है। समझ में आ गया नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? चलिए अब आपका पसंदीदा सवाल, सर पार्टनर कौन बन सकता है? हु कैन बिकम द पार्टनर? कौन पार्टनर बन सकता है? चलो इसका आंसर तो आप मुझे दोगे, बताओ कौन पार्टनर बन सकता है? करेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पार्टनर। तो पहले ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं कर सकता? माइनर और अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यही तीन लोग पार्टनर भी नहीं बन सकते। चलो अब एक एक वर्ड में पूछूंगा, बताना क्या फिरंगी पार्टनर बन सकता है? यस, फिरंगी पार्टनर बन सकता है, लेकिन एज पर प्रोविजन ऑफ फेमा, एज पर प्रोविजन ऑफ फेमा। क्लियर है? दूसरा, क्या चिल्लर पार्टनर बन सकता है? चिल्लर मतलब माइनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? चलो मैं दो वर्ड बोल रहा हूं, अभी कंफ्यूज अभी करूंगा। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? पहला वर्ड, क्या माइनर को पार्टनरशिप फर्म में अपॉइंट किया जा सकता है एज ए पार्टनर? अपॉइंट कर सकते हैं, बट उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड नहीं रहेगा। उसके मेजर होने के बाद में उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा अगर वो चूज करते हैं रहने के लिए। वेरी गुड। सुनो, पार्टनरशिप फर्म में माइनर को अपॉइंट किया जा सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर बन नहीं सकता। क्लियर है? वो किसके लिए आ रहा है? ओनली फॉर प्रॉफिट। लॉस शेयर नहीं करेगा, लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा ना तो वो लॉस शेयर करेगा। अब सुनो, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई माइनर आया, किसके लिए आया? ओनली फॉर। लेकिन जब वो मेजर हो जाएगा तो मेजर होने के 6 महीने के अंदर में वो ऑप्शन चूज करेगा कि मैं पार्टनर बनूं या ना बनूं। अगर उसने ऑप्शन ये चूज कर लिया कि मैं बन रहा हूं, तो माइनर के टाइम पे जितने भी लॉस किए थे ना, सबकी भरपाई करोगे अभी मेजर बनने के बाद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले का लॉस कैसे रिकवर करेगा? अब गवर्नमेंट बोल रही है कि पहले जो भी लॉस किया था, अब बनने के बाद तुम्हें रिकवर देना पड़ेगा। पहले तुम माइनर थे इसलिए लॉस की में तुम शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सारे लॉस का शेयर अब करना पड़ेगा। वो हम रेशियो में या जो भी परसेंटेज होगा उस बेस पे हम रिकवर करेंगे। याद रहेगा? तो आपसे किसी ने पूछा क्या पार्टनरशिप में माइनर आ सकता है? बोलो हाँ आ सकता है, ओनली फॉर प्रॉफिट। अच्छा ध्यान से एक बात याद रखना, जब वो प्रॉफिट के लिए आएगा ना, उसके पास 3 हक होंगे बेटा। पहला, प्रॉफिट ले सकता है। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। और तीसरा, मेजर होने के बाद पार्टनर बन सकता है। याद रहेगा? आपसे किसी ने पूछा कि जब माइनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसके हक बताओ, तो क्या बोलोगे? 3 हक है। पहला, प्रॉफिट लेगा। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा। और तीसरा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए तो देखो बेटा, वहां पे मैंने लिख दिया है, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन ए फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अंडरलाइन द वर्ड ऑल। सारे पार्टनर की कंसेंट से वो प्रॉफिट के लिए आ सकता है। सारे पार्टनर की कंसेंट से वो किसके लिए आ सकता है बेटा? प्रॉफिट के लिए आ सकता है। कोई दिक्कत है? अरे नहीं, सॉरी। चलो बताओ, पार्टनर के 3 अधिकार। पहला देखो लिखा हुआ है, ही हैज राइट टू रिसीव द प्रॉफिट। दूसरा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। और तीसरा, मेजर होने के बाद पार्टनर बन सकता है। कोई दिक्कत? सर लाइबिलिटी कितनी है पार्टनर की? माइनर की ओनली 2। पहला, जब वो मेजर हो जाएगा तो सारे लॉसेस की भरपाई करेगा। और मेजर होने के बाद अगर एग्रीमेंट से ज़्यादा काम किया तो उसके लिए वो खुद लाइबल होगा। याद रहेगा? पक्का? मेजर बनने के बाद उसने बोला तो नहीं बनना है, तो ठीक है, जाइए, कुछ नहीं। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, आपको ही लगता है ये लॉ थोड़ा अजीब है ना? अजीब? क्या अजीब है? मेजर बनने के बाद उसको आपने 6 महीने का मौका दिया। तू बता, बनना चाहता है या नहीं? कौन ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा मैं बनना चाहता हूँ? नहीं ना? तो ये लॉ बेटा बहुत ही पुराने ज़माने की सोच में लिखा हुआ है। 1930, उस टाइम लोग झूठ नहीं बोलते थे। 1930 की बात है भाई, उस टाइम लोग झूठ नहीं बोलते थे। चलो ठीक है, उस टाइम
सोसाइटी बहुत कम था उस टाइम के लिए, ऐसे लॉज चल जाते हैं, लेकिन आज के दिन ये लॉ यूजलेस है। इसको जितना जल्दी हो सके मार्केट से निकालो, एलएलपी को कंटिन्यू करो। नेक्स्ट आ जाओ, एलियन इनेमी। कौन होता है एलियन? फिरंगी। फिरंगी दोस्त पार्टनर बन सकता है, फिरंगी दुश्मन नहीं बन सकता। पार्टनर नहीं बन सकता। अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता। अच्छा बताओ, अनसाउंड माइंड कौन बताएगा कि ये अनसाउंड माइंड हो गया? कोर्ट। कोर्ट, ओनली कोर्ट। डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किसका सर्टिफिकेट चाहिए? कोर्ट। कोर्ट का। एंड लास्ट, कंपनी, कॉर्पोरेशन। क्या एक कॉर्पोरेशन पार्टनर बन सकती है? बोला हाँ, उसके आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो पार्टनर बन सकता है तो बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आपने बोला 2 फर्म पार्टनर नहीं बन सकते। ओ बेटा, कंपनी बोल रहा हूँ मैं, फर्म नहीं बोल रहा। अच्छा हाँ, कंपनी एप्लीकेशन। कंपनी इज अ पर्सन। वो बातें समझ में आ रही है? क्या एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है? बोला बन सकता है। कहाँ लिखा होना चाहिए? आर्टिकल में। याद रहेगा पक्का? बताओ, क्या गवर्नमेंट पार्टनर बन सकती है? हाँ। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है? हाँ या ना? हाँ। हाँ। किसके नाम पे? वो जिसको भी अपॉइंट करेगी या फिर अपने प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट। याद रखना, उस दिन ही बताया था ना, इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट करेगा वो गवर्नर के नाम पे। लेकिन ध्यान से, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट पर्सनली लाइबल। वो लोग पर्सनली लाइबल नहीं होते। तो कौन होता है? कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, प्रेसिडेंट थोड़ी अपने घर से पे करेगा। समझ में आ गया? चलिए अब बेटा 2-3 टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं, वो आपको खुद पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एचयूएफ, ये बचपन की बातें हैं। पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, क्लब, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। सारे डिफरेंस आप खुद से रीड कीजिएगा। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्टनरशिप डीड। सुनो, मैंने क्या बोला था? पार्टनरशिप कैन बी ओरल, कैन बी, जब राइटिंग में होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डीड। याद रहेगा? पार्टनरशिप जब राइटिंग में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीड। देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म एट अ पार्टनरशिप एज अ एग्रीड among the partners is called partnership deed. It may be noted that the deed is required to be duly stamped. ध्यान से बेटा, डीड का स्टैंपिंग होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी क्या बोलोगे तुम लॉ की नजर में पार्टनरशिप हो। लॉ मेकर जानता है कि हाँ तुम्हारे बीच में पार्टनरशिप है, तो ही लॉ मेकर तेरे झगड़े को सॉल्व करेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तभी कोई वजूद है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो कोई वजूद नहीं है। ठीक है, आगे सिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। आधा नेक्स्ट पेज पे सवाल ये उठा, सर पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होगा? पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होगा? बेटा तेरी मर्जी, जो भी लिखना चाहता है लिख, लेकिन लॉ मेकर ने तुझे एक आइडिया दिया, क्या लिखूं? देखो क्या क्या लिखना है। नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब बेटा कहाँ लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में। अब देखो ये मैंने क्या बोला, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये बस बता रखा है कि ऐसे बातें कहाँ लिखी होगी डीड में, बाकी आप इसके अलावा कुछ भी ऐड कर सकते हो। याद रहेगा? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना। रजिस्ट्रेशन, पहले ये बताओ, जब हमने ये एक्ट शुरू किया था तो मैंने क्या बोला था? रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो भी चलेगा, नहीं करवाओगे तो भी चलेगा। सोच के आंसर देना। मैंने और कुशल ने 2002 में एक पार्टनरशिप को ओपन की थी, लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया, चलेगा? चलेगा? 2002 में एक पार्टनरशिप खोली लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया, आज भी पार्टनरशिप चल रही है हमारी, चलेगा? हाँ, हमने क्या बोला था? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, 2002 की पार्टनरशिप को हम आज 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, चलेगा? बोला यस चलेगा। क्यों? जब लॉ मेकर ने रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ही नहीं किया है तो क्या कोई टाइम फिक्स कर रखा होगा क्या? नहीं। समझा? पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में मैंडेटरी है। ओनली महाराष्ट्र में मैंडेटरी है बेटा,
यूपी वाले लोग पार्टनरशिप खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, मुंबई वाले खोलेंगे तो यस होगा। तो मुंबई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, दिल्ली में कंपलसरी नहीं है, यूपी में कंपलसरी नहीं है। करेक्ट है, याद रहेगा। अच्छा सुनो, इससे हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो टाइम भी कोई कंपलसरी फिक्स्ड नहीं है। मान लो 2002 की पार्टनरशिप, क्या आज 2023 में रजिस्ट्रेशन हो सकती है? हाँ। मान लो आज मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, आज अप्लाई किया और 5 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया। आज अप्लाई किया और 5 जून को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया। बताओ मेरा रजिस्ट्रेशन कौन से दिन से इफेक्टिव माना जाएगा? 5 जून से, जिस दिन सर्टिफिकेट मेरे पास आया। नो डाउट मेरी पार्टनरशिप कब से चल रही थी? 2001 से, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब से माना जाएगा? 2023 के 5 जून से। याद रहेगा पक्का? देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या लिखा हुआ है देखो। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फुल डिटेल्स ऑफ द फर्म in a register and getting the partner registered with the registrar of the firm of the area in which the place of business of the firm is situated or proposed to be situated। मतलब जहां पे तू बिजनेस रजिस्टर करना चाहता है, जहां पे तू बिजनेस रजिस्टर करना चाहता है तुम वहां पे करवा सकते हो। मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि मैं मुंबई वाला हूं तो सिर्फ मुंबई में, दिल्ली वाला हूं तो दिल्ली में, तेरी मर्जी, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। चलिए अब हमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या प्रोसीजर है। स्टेप 1, हमें उस एरिया के रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट भेजना है। उस एरिया के रजिस्ट्रार को क्या करना है बेटा? अप्लाई करना है। स्टेटमेंट का मतलब अप्लाई करना है। करेक्ट है। जब अप्लाई करोगे तो क्या क्या चीज़ भेजोगे? तो बोला फर्म का नाम भेजना, तुम्हारे फर्म का प्लेस क्या होगा वो बताना, तुम्हारे फर्म का बिजनेस क्या होगा वो बताना, तुम्हारा पार्टनर कब ज्वाइन किया वो बताना, तुम्हारे सारे पार्टनर्स का नेम और एड्रेस बताना, और तुम्हारा फर्म कितने साल के लिए तुमने ओपन किया वो बताना, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। करेक्ट है। ये सब बातें जब बताओगे और रजिस्ट्रार इन सारी बातों से सेटिस्फाइड हो गया तो तुझे क्या इशू करके दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ध्यान से, कुछ याद आ रहा? कंपनीज एक्ट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज डीम्ड एज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया वही आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। अब देखो, दो चीज मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। इन व्हाट टाइम फॉर्म कैन बी रजिस्टर्ड? क्या बोला था? एनी टाइम, जब तेरा मन करे। करेक्ट है। ऑन विच टाइम रजिस्ट्रेशन गेट्स इफेक्टिव? क्या बोला था? जिस दिन रजिस्ट्रार साइन करके देगा। ये दो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। पहला सवाल ये पूछेगा एमसीक्यू में कि कब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाऊं? कोई टाइम नहीं है बेटा, आप जब चाहते हो तब करवा सकते हो। सर कब से आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड मान ली जाएगी? जिस दिन रजिस्ट्रार साइन करके दे देगा, उस दिन से मेरी पार्टनरशिप फर्म क्या मान ली जाएगी बेटा? रजिस्टर्ड। कोई दिक्कत? चलिए सर, अब आप पूछ रहे हो, वीरू पूछ रहा है, अमित सर एक बात बताओ, आपने बोला पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। आपने बोला पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सर एक एग्जांपल लेते हैं। वीरू क्या बोल रहा है? अमित सर इमेजिन आपका एक पार्टनरशिप है और मेरा भी एक पार्टनरशिप है, आपका रजिस्टर्ड है और मेरा अनरजिस्टर्ड है, क्या हम दोनों के पार्टनरशिप फॉर्म में कोई डिफरेंशिएशन होगा? बोला हाँ होगा। सुनो बेटा, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान सुनना। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के पास 3 अधिकार नहीं होते हैं, समझा? यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के 3 फायदे हैं। क्लियर है? चलो सुनना। पहला फायदा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। क्लियर है? लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो केस फाइल कर सकता है? बोलने हाँ, लेकिन 3 केसेस के लिए, ओनली 3 पर्पस के लिए। अनरजिस्टर्ड है तो ओनली 3 केस के लिए। पहला, अपना प्रॉफिट वापस लेने के लिए, अपना कैपिटल वापस लेने के लिए, और पार्टनरशिप फर्म को बंद करवाने के लिए। याद रहेगा मैंने क्या बोला? सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ?
बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला बेनिफिट क्या है? वन पार्टनर कैन फाइल अ केस टू द, हाउएवर इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म अ पार्टनर कैन ऑल्सो फाइल अ केस टू द अनदर पार्टनर बट ओनली फॉर 3 पर्पस। पहला प्रॉफिट, दूसरा कैपिटल और तीसरा वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप नहीं बोलेंगे हम, डिसोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। याद रहेगा? पहला बेनिफिट समझ में आया। दूसरा बेनिफिट, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप फर्म कैन फाइल अ केस टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर के ऊपर केस फाइल कर सकती है, लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो आउटसाइडर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती है, लेकिन आउटसाइडर कर सकता है। मान लो मेरी और निकेत की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, आप सबने लोन दिया और पैसे नहीं दे रहे, तो हम लोग आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों की पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, हमने आपको लोन दिया, अब आप पैसे वापस नहीं कर रहे, तो हम आपके ऊपर केस फाइल, लेकिन आप कर सकते हैं। याद रहेगा? तो ऐसे रट्टा मारो, अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप फर्म बाहर वालों के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, लेकिन बाहर वाला केस फाइल कर सकता है। लास्ट पॉइंट, ये बहुत टिपिकल और अजीब सा लिखा हुआ है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। एक बात मुझे बताओ, मुझे कुशल को 200 देने हैं और उससे 500 लेने हैं। मुझे 200 देने हैं, उससे 500 लेने, क्या करूं? सेट ऑफ। मुझे कितने देने हैं? 200, लेने कितने हैं? तो मैं क्या बोलूंगा कुशल को, भाई 200 सेट ऑफ कर ले, मुझे बस कितना दे दे? 300। कितने का सेट ऑफ किया? अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो सिर्फ 100 रुपए का सेट ऑफ अलाउड है। कितने का? 100 रुपए का। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो जितना का चाहे उतना सेट ऑफ कर सकता है। याद रहेगा? पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है तो सिर्फ कितने रुपए का सेट ऑफ अलाउड है? बोलोगे अमित सर 100 रुपया। कब की एक्ट है बेटा? 1932। 1932 में 100 रुपए की वैल्यू थी। आज के दिन कोई वैल्यू नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का याद रहेगा? चलिए, तो ये रट्टा मार के जाना बेटा, ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का 100% एग्जाम में आता बहुत पूछता है। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, चलो जल्दी से रिकैप करो। पहला इफेक्ट क्या है? वन पार्टनर कैन नॉट फाइल केस टू द अनदर पार्टनर एक्सेप्ट इन 3 केस। पहला प्रॉफिट, कैपिटल और डिसोल्यूशन। दूसरा क्या है बेटा? अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल केस टू द आउटसाइडर। और तीसरा क्या बताओ? सेट ऑफ इज अलाउडेड ओनली अप टू ₹100। याद रहेगा? चलिए, अब आप लोग से सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि इतना तो आप जानते होगे। बताओ, 12वीं 11वीं क्लास में जब पार्टनरशिप पढ़ा था, कितने टाइप के पार्टनरशिप होते हैं? ओ, पार्टनर्स नहीं बोल रहा मैं पूछ रहा हूं कितने टाइप का पार्टनरशिप फर्म होता है? 2 टाइप का, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब मर्जी होगा बनाऊंगा, जब मर्जी होगा तोड़ दूंगा। लेकिन पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है? फॉर पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर एडवेंचर, पर्टिकुलर टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। याद रहेगा? तो देखो आपके नोट्स में लिखा हुआ है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज वन विच इज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, पर्टिकुलर अंडरटेकिंग। सच ए पार्टनरशिप come to an end on the completion of venture। जैसे ही काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। क्लियर है? चलो, आपसे एक सवाल है बेटा, हमने क्या बोला? पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? जब मर्जी होगा तब बनाऊंगा, जब मर्जी तब तोड़ दूंगा। अब सुनना, अगर तुमने एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाया, क्या बनाया? पर्टिकुलर पार्टनरशिप 4 सालों के लिए। मान लो मेरे और निकेत के बीच में 4 सालों के लिए एक पार्टनरशिप फर्म बना। कितने सालों के लिए? 4 साल खत्म हो गया, लेकिन अभी तक हम दोनों ने अपने बीच के एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। ध्यान से, अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप पीरियड खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू चल रहा है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? क्या बोला मैंने? बोलो। पर्टिकुलर पार्टनरशिप अगर पर्टिकुलर पीरियड के बाद भी कंटिन्यू
चल रहा है तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टनरशिप एट विल में। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आओ। पार्टनरशिप एट विल देखो लिखा हुआ है, अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल वेयर इट इज नॉट constituted for a fixed period and there is a no provision made as to determination of partnership। कैसे चलाना है, क्या टाइम रहेगा, क्या पर्पस होगा, कुछ पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ पार्टनरशिप एट विल। चलो अब बताओ कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। बहुत टाइप के पार्टनर्स होते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर या फिर इसको हम डॉर्मेंट पार्टनर ही बोलते हैं, जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। नॉमिनल पार्टनर जिसने अपना नाम दिया है, जिसने अपना नाम दिया है, उसके नाम पे चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट जो ओनली किसके लिए आ रहा है, तो कौन होता है, ये चिल्लर होता है ना, माइनर। नेक्स्ट सब पार्टनर, ये कौन होता है, पार्टनर का पार्टनर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरा और निकेत का पार्टनरशिप है, निकेत ने अपने नीचे वीरू को अपॉइंट कर लिया, तो वीरू कौन, पार्टनर का पार्टनर, तो वीरू क्या कहलाएगा, सब पार्टनर। वीरू क्या कहलाएगा, सब पार्टनर। याद रहेगा। नेक्स्ट है बेटा पार्टनर बाय एस्टॉपेल। चलो बताओ ये क्या होता है। सर कैसे बताएं, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है। अगर बताते तो लिखा होता तो हम पढ़ के बता देते। वीरू मेरे नाम पे धंधा कर रहा है और मैंने इसको कुछ नहीं बोला, तो मैं पार्टनर बाय एस्टॉपेल। करेक्ट। पार्टनर बाय एस्टॉपेल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और मैं आपके पार्टनरशिप फर्म का क्लर्क, ठीक है। एक दिन आपके पार्टनरशिप फर्म से कांटेक्ट करने के लिए कृष्णा सर आए, मुझसे पूछा क्या आप भी पार्टनर हो, मैंने बोला हाँ, और आप सब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, आप में से किसी ने भी मना नहीं किया, तो कृष्णा सर क्या मान लेंगे, अमित भी पार्टनर है, क्योंकि आप में से किसी ने मना नहीं किया। क्या मैं आपके पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था, नहीं, मैं तो क्लर्क था ना। लेकिन जब आपके साथ कोई क्लाइंट मीटिंग के लिए आया तो उसने मुझसे पूछा क्या आप पार्टनर हो, मैंने बोला हाँ, और आप सब ने सुना लेकिन ना, तो कृष्णा सर क्या मान लेंगे, आया माँ। कल के दिन आप लोग पार्टनरशिप फर्म में नहीं थे, आज मैं आपके पार्टनरशिप फर्म में आया था अपना क्लर्क वाला काम करने के लिए, उसी टाइम कृष्णा सर आ गए, उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया, मैंने कांटेक्ट कर दिया और पैसे लेके भाग गया। क्या अब आप लोग लायबल हो गए? क्यों, कल के दिन मना करोगे, नहीं नहीं वो तो हमारा पार्टनर ही नहीं था, वो तो हमारा क्लर्क था। तो कृष्णा सर क्या बोलेंगे, जब हमने आपसे पूछा था तो आपने हाँ या ना तो कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब वो आपका डीम्ड पार्टनर है। इसी को हम बोलते हैं बेटा पार्टनर बाय एस्टॉपेल। लिखो वहां पे पार्टनर बाय एस्टॉपेल के आगे लिखो, अ पर्सन falsely represent that he is a partner. He is a partner, and another party on good faith enter into a contract, then that partner will be liable for that. इसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनर बाय एस्टॉपेल। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया? तो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप का होता है और पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है, पक्का? चलिए
अब बेटा दो टॉपिक अगेन तुम्हारे लिए होमवर्क है, छोटा छोटा सा, राइट ऑफ पार्टनर एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, रीड करना उसको। अच्छा बताओ, कुछ बता दो जरा, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बनोगे तो क्या क्या अधिकार होंगे? पहला अधिकार तो सर प्रॉफिट लेंगे ना, वो तो हमारा हक बनता है। दूसरा सर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे और वाइंडिंग अप में भेज सकते हैं, और एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, माइनर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये सब क्या है तुम्हारा? राइट। राइट होगा तो क्या होगा? ड्यूटी। बिना ड्यूटी के राइट होगा क्या? ड्यूटी होगा। तो देखो ड्यूटी मैंने लिख दिया है, हर एक पार्टनर गुड फेथ में काम करेंगे, ठीक है। पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को ओनली फॉर बिजनेस इस्तेमाल करेगा, नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। एवरी पार्टनर जो है बिजनेस को कैरी करेगा गुड फेथ में, एडवांटेज के लिए। एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू द अदर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए फेथफुल होना चाहिए। एवरी पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर एनी बेनिफिट। एक बात मुझे बता बेटा, पार्टनरशिप फर्म से तुझ अकेले को कोई फ़ायदा हुआ और ये बात दूसरे पार्टनर को नहीं पता है, क्या तो फ़ायदा रख पाएगा? नहीं। अगर रखा तो ये गुड फेथ नहीं है, बैड फेथ हो गया। आ रही है बातें समझ में? तो ऐसे ही कुछ मैंने राइट्स और ड्यूटी, एटलीस्ट 6 राइट 6 ड्यूटी, रट्टा मार जाना। 6 राइट्स और 6 ड्यूटीज अच्छे से रट जाना बेटा। क्लियर? अब एक बात मुझे बताओ, पार्टनरशिप फर्म में तुझे क्या मिला? राइट्स। क्या मिला? ड्यूटी। राइट मिला, ड्यूटी मिला, तो अब बच क्या गया? लाइबिलिटी। तो अब पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी कितनी है। क्लियर है? सुनना, सबसे पहला लाइबिलिटी है कॉन्ट्रैक्चुअल। सबसे पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल। मतलब पार्टनरशिप फर्म ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए सारे पार्टनर लाइबल है कि नहीं है? दूसरा लाइबिलिटी क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टनर। मतलब एक पार्टनर कोई गलती करेगा तो उसके लिए वही लाइबल होगा। क्लियर है? मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मिसयूज करना, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। पता है ना टॉर्ट का मतलब? सिविल रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग। अगर आपने कोई सिविल रॉन्ग किया पार्टनरशिप के अंदर में तो आप ही लाइबल होंगे। नेक्स्ट, चलो ये तो आप मुझे बताओगे, इनकमिंग पार्टनर कब से लाइबल? जब से आएगा। क्या वो पुराने वाले लाइबिलिटी को अंडरटेक कर सकता है? हाँ, अगर वो चाहे तो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नालायक, जल्दी बताओ, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। नया पार्टनर जब आएगा और वो चाहता है मैं पुराने पार्टनर की लायबिलिटी को अंडरटेक करूं तो कैसे करेगा? हिंट देता हूं बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रखा है अपन ने। टॉपिक का नाम बताता हूं, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी में पढ़ रखा है। बोल दो अभी से, इतना भी याद है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? नया पार्टनर, पुराना पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट में नया पार्टनर बोलेगा कि पुराने पार्टनर की लायबिलिटी मैं अंडरटेक कर रहा हूँ। कुछ याद आ रहा? सदियों पहले अपन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और उस सदी, अरे ओ नलायक, सबको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा चुका हूँ, सबका हो चुका है। इन लोग का बाकी है। ओ नलायक, कॉन्ट्रैक्ट में सबका करवा चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था बेटा नोवेशन, ध्यान से याद रखना। इनकमिंग पार्टनर अगर पुराने वाले पार्टनर की लायबिलिटी को लेना चाहता है तो वो क्या करेगा? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? पुराना पार्टनर, नया पार्टनर और जिसके साथ वो लायबिलिटी थी ना, वेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेंडर। याद रहेगा? लास्ट है बेटा लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। बताओ जल्दी, एक रिटायरिंग पार्टनर कब तक के लिए लायबल? जब तक वो कंपनी में, जब तक वो है। अच्छा, जब वो रिटायर कर दिया उसके बाद लायबल है क्या? अच्छा एक बात मुझे बता, जब तू रिटायर करेगा लोगों को सपना आएगा तू रिटायर कर चुका है, सपना दिखाना पड़ेगा ना। कैसे दिखाएगा? पब्लिक नोटिस। वेरी गुड, पब्लिक नोटिस। ध्यान से याद रखना बेटा, रिटायरिंग पार्टनर तब तक के लिए लायबल होता रहेगा जब तक कि हम पब्लिक नोटिस नहीं देंगे। अगर पब्लिक नोटिस देंगे तभी वो लायबल
नहीं होगा। पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, लाइबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? बुद्धि में जा रहा है या नहीं जा रहा, दिमाग में गया पक्का? तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी। क्लियर? लास्ट टॉपिक, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की अथॉरिटी क्या है? दो टाइप की अथॉरिटी होती है बेटा, एक इम्प्लाइड और एक एक्सप्रेस। एक इम्प्लाइड और एक, चलो पहले एक जनरल सा क्वेश्चन, आप लोगों की इम्प्लाइड अथॉरिटी इन क्लास क्या है? पढ़ना। पढ़ना, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। और पढ़ना ये इम्प्लाइड अथॉरिटी, और क्लास गंदा नहीं करना ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एक्सप्रेस क्या है? शांति बनाए रखना। वो तो इम्प्लाइड में आ गया। नहीं, अरे इम्प्लाइड में मस्ती करना लिखा। एक्सप्रेस क्या है? टीचर से सवाल पूछना, टीचर्स ने जो होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करना, ये एक्सप्रेस अथॉरिटी में आता है। अगर इमेजिन, अगर हम आपको ना बोले होमवर्क ना करो, करोगे? सर उसके लिए तो आपको बोलना पड़ेगा। आप जब बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें होमवर्क भी करना है। देखा जाए होमवर्क करना इम्प्लाइड में आना चाहिए, बट आजकल की जनरेशन के लिए वो इम्प्लाइड में आता ही नहीं है। वो किस में आता है? एक्सप्रेस में। ऑन द सेम लाइन पार्टनरशिप फर्म में एक इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड क्या है? जो डीड में लिखा हुआ है वो करना ही पड़ेगा, करेक्ट है। और जो एक कॉमन सेंस है वो इम्प्लाइड है। एक्सप्रेस क्या है? बताना पड़ता है। एक्सप्रेस बता के करना पड़ेगा। एक्सप्रेस क्या करना पड़ेगा बेटा? बता के करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, पढ़ना एक्सप्रेस चाहिए इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। एक्सप्रेस ना बेटा, सॉरी, इम्प्लाइड पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सप्रेस तो लिखा होगा, जो लिखा होगा वो हम करेंगे, तो हमें पढ़ना क्या ओनली इम्प्लाइड। तो देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या चीज आप कर सकते हो। देखो पॉइंट नंबर सेकंड लिखा क्या हुआ है, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, एक्ट जो भी करोगे वो नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म के लिए होना चाहिए। एक्ट मस्ट बी डन इन द यूजुअल वे। द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ अ फर्म, फर्म के नाम पे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से, सब्जेक्ट टू द अबव मेंशन कंडीशन एवरी पार्टनर हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या? फर्म के गुड्स को सेल कर सकता है, फर्म के नाम पे गुड्स परचेज कर सकता है, फर्म की लायबिलिटी को एक्सेप्ट और पेमेंट कर सकता है, और नया एम्प्लॉय को अपॉइंट और डिस्चार्ज भी कर सकता है। ये क्या है बेटा? इम्प्लाइड है। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी में तुम 7 काम नहीं कर सकते बेटा। ये अच्छे से रट के जाना एग्जाम में, क्वेश्चन यही पूछता है एग्जाम में, कौन सी चीज़ इम्प्लाइड में नहीं आता। पहला बेटा, आप आर्बिट्रेशन के पास झगड़े लेके नहीं जा सकते। इसके लिए तो बेटा एग्रीमेंट बनाना पड़ता है ना, पढ़ा था ना हमने कल, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, मुझे बताओ कोई भी पार्टनर अपना बैंक अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे खोलेगा? नहीं। तीसरा, क्या आप किसी के गुनाह को या डेट को माफ कर दोगे बिना अदर पार्टनर से पूछे हुए? नहीं। नेक्स्ट, विथड्रॉ, आपकी पार्टनरशिप फर्म ने किसी के ऊपर केस फाइल कर रखा है, ठीक है, और एक पार्टनर ने केस विथड्रॉ कर लिया, चलेगा? दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। एडमिट एनी लायबिलिटी, क्या आप कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट कर पाओगे जब तक दूसरा पार्टनर ना बोले? नहीं। नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, पार्टनर से पूछना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कुछ पावर ऐसी हैं जो बेटा किस में आती है? इम्प्लाइड में, यानी इम्प्लाइड आप ये कर नहीं सकते। याद रहेगा पक्का? तो बेटा आज के लिए अपन पार्टनरशिप में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर से करेंगे। अगली क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा। यहाँ तक पूरा पढ़ के आना अच्छे से। बोला